और पूछना है? पूछो। फाइव पॉइंट वन में कौन सा क्वेश्चन? The amount of money in the account every year when rupees 1 lakh is 10,000. 10,000 is deposited at the amount at the compound interest at 8% per annum. ठीक है। CI का फॉर्मूला क्या होता है? P into 1 plus R by 100 to the power n। फॉर्मूला देखना पड़ेगा ये तो। क्या पर n? हाँ, CI का फॉर्मूला में इसमें निकालना पड़ेगा CI में। हाँ, इसको देखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं और कोई से पूछो। फॉर्मूला इसमें देखो, फोर्थ का फिफ्थ। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस और 3 आगे की टर्म्स लिखनी है। पहले तो चेक करना है एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे अगली स्लाइड ले लेते हैं। सोल्यूशन फोर्थ का फिफ्थ। सीक्वेंस क्या है? 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? रूट 2। और इन दोनों का रूट 2, और इन दोनों का भी रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस रूट 2, यही तो काम कर रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना होगा? कितना होगा? 2 होगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? तो कैसे कैंसिल हो जाएगा? रूट 2 कॉमन आएगा। रूट 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2। यहाँ क्या बचेगा? 1। 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। तो आंसर कितना आएगा? रूट 2। ठीक है, कैंसिल नहीं, कैंसिल ऐसे होता, देखो अब कैंसिल, इसमें इसमें अंतर है ना। तो ये एबी में है कि नहीं? एबी में कौन सा 1 कहाँ चला गया? 2 माइनस 1 1 तो होता है। एबी में है ना। फर्स्ट टर्म कितनी है और कॉमन डिफरेंस कितने हैं? आगे की 3 टर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, और 4.2 में, 5.2 में, अच्छा मतलब 5.1 पूरा हो गया। बढ़िया। 5.2 में क्वेश्चन नंबर, इसमें तो एग्जांपल बहुत सारे हैं। हाँ, थर्ड का कौन सा पार्ट?
ए बी में मिसिंग बॉक्सेस को फिल करना है, अगर ये जो है सीक्वेंस ए बी में है तो। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है 2, यहाँ पे क्या है नहीं पता, फिर क्या है 26। हम लोग को ये दे रखा है कि ये सीक्वेंस एपी में है। ठीक है, एपी में है तो हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है हमें। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना है इसका 2 है ना, थर्ड टर्म हम लोग को पता है, पहले लिख लो सवाल में क्या पता है, ए3 पता है, ए3 कितना है 26। थर्ड टर्म को तो ऐसे नहीं तो लिखते थे हम लोग, कल देखा था हमने। अब ए3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 2d, ये भी कल डिस्कस किया था। कितना हो जाएगा 26, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 2d कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ से d के लिए कितनी आ जाएगी 12। तो हम लोगों को d पता लग गया और a भी पता लग गया। हम लोगों को से सेकंड टर्म पूछ रहा है, ये बॉक्स में क्या आएगा सेकंड टर्म ही आएगा। तो a2 पूछ रहा है हमसे, a2 क्या होगा a प्लस डी हो जाएगा ना, a कितना है 2 और d कितना है 12, तो a2 कितना हो जाएगा 14। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आ गया समझ में, आ गया ना, है ना। ये हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर एपी के किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो ए एन से हम लोग करते हैं, जहाँ पे एन क्या बताता है उसकी पोजीशन बताता है। अगर ए एन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है एनथ पोजीशन पे जो टर्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ए3 का मतलब क्या है जो थर्ड पोजीशन पे जो टर्म लिखा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है क्या, इसके फिफ्थ वाले में ए ही नहीं, हाँ क्या दिक्कत होगी। देखो हमने कुछ अगर ऐसा पढ़ा, देखो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन, जो कि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ गए हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो हमें सेकंड निकालना है के लिए a2 हमें निकालना है। a2 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a और d पता होना चाहिए। a हम लोग को दे रखा है, d पता होना चाहिए। तो लेकिन a और d में इसने की इक्वेशन दे दी, मतलब ये क्या है लीनियर इक्वेशन है d में, है ना, तो यहाँ से d हमने निकाल लिया। अब देखो जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसमें क्या है, हमें a नहीं पता, लेकिन हमें सेकंड टर्म पता है और सिक्स्थ टर्म पता है ना। सेकंड टर्म पता है, इसका मतलब क्या है ए प्लस डी के लिए पता है, और सिक्स्थ टर्म पता है उसका मतलब क्या है ए प्लस 5d के लिए पता है। मतलब ए और डी में लीनियर इक्वेशन बन गई दो, तो ए और डी को सॉल्व कर लेंगे, वहां से सॉल्व हो जाएगा पूरा। नहीं सर मैं फिर से मैं सॉल्व करता हूँ, नहीं कर देता हूँ। देखो हम लोग को सेकंड टर्म पता है, कितना है सेकंड टर्म बोलो 38, और सिक्स्थ टर्म कितना है -22। a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी इक्वल्स टू 38। a8 का फॉर्मूला, a6 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। अब पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन से ए और डी है, सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और जितने बॉक्सेस हैं फिल कर देंगे उसे। ठीक है, और 7th 31st टर्म ऑफ एन एपी वूज 11th टर्म 38 है, 6th टर्म 73 है। बिल्कुल हाँ, क्या दिक्कत है। 11th टर्म हमें दे रखा है कितना है, A11 कितना दे रखा है 38, और A16 कितना दिया हुआ है 73। ये भी बिल्कुल सिमिलर सा सवाल है। A11 का मतलब क्या है a प्लस 10d कितना है 38, और इसका मतलब क्या है a प्लस 15d, ये कितना है 73। हमसे क्या पूछ रहा है A31 पूछ रहा है, तो A31 बेसिकली क्या होगा a प्लस 30d। यहाँ से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और सॉल्व कर लेना, ए और डी आ जाएगा। उस ए और डी को इसमें पुट कर देना तो ये A31 टर्म आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल जो हमने डिस्कस किया फिफ्थ पार्ट, वैसा ही है बिल्कुल। हम्म, तो और कौन से फॉर्मूले से किया है मैंने, हाँ उसी से तो किया है। ए एन की मदद से ही तो A11 की वैल्यू हमने लिखी है। क्या एक ही चीज है ना, दोनों तो अलग थोड़ी ना है। ये जो ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था,
ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर मैं तुमसे पूछूं A11 की वैल्यू कितनी होगी, तो एन की वैल्यू किस क्या पुट करोगे इसमें, 11 पुट करोगे तो भी तो A11 आएगा। तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस 10D। वही तो लिखा है हमने। क्या डायरेक्ट, हाँ लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। ये तो फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया है कि एन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ए एन का ही फॉर्मूला यूज किया हमने और कुछ नहीं किया है। वो जो तुम कॉमन सेंस बोल रहे हो ना कि लगा के पैटर्न लगा के, वो एन का ही फॉर्मूला और कुछ नहीं है। अब एन का क्या है, बस जनरल फॉर्मूला है, हर जगह फिट बैठेगा। जैसे ए प्लस 10D तो किसके केस में फिट बैठेगा, बस A11 के केस में फिट बैठेगा। लेकिन ए प्लस एन माइनस डी तो किसी भी केस में फिट बैठेगा। उसकी मदद से कोई सा भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, A35 A66 कुछ भी निकाल सकते हैं। और भी कोई सा डाउट है। क्या कौन सा पार्ट। हाँ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। दिमाग लगाओ फिर। पूछ रहा है कितने 3 डिजिट्स के नंबर किससे होंगे डिविजिबल, 7 से। तो पहला मुझे नंबर बताओ 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। पहला 3 डिजिट का नंबर मुझे बताओ जो कि 7 से डिविजिबल होगा। 105। कैसे निकाला, डिवाइड कैसे डिवाइड किया। 105 को 7 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा 3 डिजिट का, सबसे बड़ा थ्री डिजिट का नंबर बताओ जो कि 7 से डिविजिबल होगा, वो कैसे निकालोगे। हम्म, ए मान लोगे उसको, AN। हाँ फिर, नहीं वो AP का तो सवाल ही नहीं है। AP का सवाल नहीं है ये जो मैं तुमसे अभी पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तो मैंने पूछा कि सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर बताओ जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर बताओ जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ये AM, ये AB का सवाल नहीं है पहली बात तो। अभी बताओ कैसे करेंगे। हम्म? जैसे तुमने 3 डिजिट का बताया है स्मॉलेस्ट, वैसे लार्जेस्ट बताओ। देखो स्मॉलेस्ट तुमने कैसे बताया, तुमने बेसिकली 7 का टेबल पढ़ लिया होगा, है ना। लेकिन लार्जेस्ट में 7 का टेबल काम नहीं करेगा, आ रही है ना फील ये तो बेसिकली क्या करो, जैसे स्मॉलेस्ट बताना है तो 100 ले लो। ये क्या है, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है, इसको 7 से डिवाइड कर लो, जैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कितना आ जाएगा, 1 7 3 4 80। हमें किससे मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। इसका मतलब ये है कि 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 14 टाइम्स 7 प्लस 2 लिख सकता हूँ। यही तो मतलब होता है डिवीजन एल्गोरिदम का। यहाँ से तुम क्या समझते हो, यहाँ से हम ये समझते हैं कि जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होगा, जो 7 से डिविजन हो रहा होगा, वो 14 टाइम्स 7 होगा। तो क्या होगा, 14 टाइम्स 7, और 14 टाइम्स 7 कितना होता है, 98 होता है। तो 98 की जो अगला नंबर जो होगा, जो और जो 7 से डिविजल हो रहा होगा उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 जो है कैसा नंबर है, स्मॉलेस्ट है और 7 से डिविजिबल है। ठीक, हमने क्या किया, 100 लिया, उसको 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे हमने 100 को ऐसे लिख लिया 14 इंटू 7 प्लस 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ से तुम क्या समझे। हाँ, मैंने 100 को बेसिकली क्या किया है, 7 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया,
है ना, 7 के टेबल में एक्सप्रेस कर दिया, इस तरीके से सोचो। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि 14 टाइम्स 7 प्लस 2 जोड़ने पे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। मतलब कि जो 7 का जो मल्टीपल है ना वो 100 से पीछे है थोड़ा सा, मतलब 100 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ से तो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि होता तो रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर 100 मल्टीपल करना उसके टेबल में आता है ना। तो मतलब जो हम क्या करते हैं, 100 से जस्ट पहले वाला 7 का मल्टीपल देख लेते हैं, वो तो निकाल सकते हो ना यहाँ से। 100 से जस्ट पीछे वाला 7 का मल्टीपल क्या होगा, निकाल सकते हो ना वो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 इंटू 7 ही होगा। 14 इंटू 7 ही कैसे मल्टीपल है, 100 के जस्ट पीछे वाला 7 का मल्टीपल है। तो अगर तुम्हें 100 के जस्ट पीछे वाला 7 का मल्टीपल पता चल गया तो 100 के जस्ट आगे वाला मल्टीपल भी पता लग जाएगा। क्या करना होगा, जो पीछे वाला मल्टीपल है उसमें क्या जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। ऐसी अगर मैं तुमसे लार्जेस्ट पूछूं क्या 3 डिजिट वाला, तो उसमें क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो देखो मैंने 1000 से कर दिया, तब क्या होगा, तब कैसे डिवीजन होगा, कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 30, यहाँ पे 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 14, यहाँ पे -6, ठीक है। तब यहाँ से 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 142 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 6। मतलब कि यहाँ से हम ये समझते हैं कि 1000 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, अगर होता तो रिमाइंडर 0 आता। लेकिन 1000 से जस्ट पहला वाला 7 का मल्टीपल कौन सा है, ये वाला है, ये है ना। और वही मुझे चाहिए कि 1000 के जस्ट पहला वाला 7 का जो मल्टीपल होगा वही लार्जेस्ट होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, वही लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो आंसर बेसिकली क्या होगा हमारा, 142 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 492,994 हो जाएगा। हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं कि जो रिमाइंडर आया है, जो रिमाइंडर है उसको इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि बेसिकली 1427 क्या होगा, बेसिकली अगर मैं इसको 6 को यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस 6, बेसिकली क्या होगा 142 इंटू 7 होगा। तो यही इस बजाय कि हम ये कैलकुलेट करें, इससे अच्छा ये कैलकुलेट कर लें, ये ज़्यादा आसान है। तो 994, ठीक है। तो ठीक है चलो, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ गया। अब देखो सवाल, अब सवाल हो जाएगा। अब यहाँ पे एन के फॉर्मूले के बिना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, ये वाला सवाल एन के फॉर्मूले के बिना सॉल्व नहीं होगा, एन वाला जो तुम बोल रहे थे अभी, उसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये वाला सवाल देखो, सबसे बड़ा कौन सा है 105, अब ये भी निकाला। अगला कौन सा होगा 112, ठीक है, ऐसे ही आते जाएंगे। आखिरी वाला कौन सा होगा 994, अब ये भी निकाल लिया, ठीक है। अब तुमसे बेसिकली सवाल में क्या पूछ रहा है कि कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तुमसे पूछ रहा है। बात क्लियर है ना, तुमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में नहीं आ रही तुम लोग, एन तुमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने होंगे, मतलब कि तुम्हें सवाल भूल जाओ। अगर तुम्हें मैं ये एक सीक्वेंस दूं, ये वाला मैं तुम्हें ये सीक्वेंस देता हूँ और मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका मतलब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो जाहिर सी बात है एन का फॉर्मूला यूज होगा। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू कितनी है इसमें 994, है ना। एन क्या है, तो आखिरी टर्म, ए कितना है 105 प्लस एन नहीं पता है हमें, एन ही तो निकालना है, -1, डी कितना है 7। सॉल्व करके यहाँ से एन आ जाएगा, सॉल्व करके यहाँ से एन आ जाएगा। कुछ दिक्कत है इसमें, किसमें, ठीक है, कभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ए एन और एन में डिफरेंस क्या है, ए एन जो है ना वो बताता है कि nth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, और एन क्या बताता है, पोजीशन को बताता है। एन बताता है पोजीशन को, पोजीशन अगर nth लिखा है, एक तो होता है ए एन, एक होता है nth और एक होता है बस एन। एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। nth क्या बताता है, पोजीशन। एन क्या बताता है, उस nth पोजीशन पे कौन सी टर्म है। अब क्लियर है, तो सवाल में इस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ पे बेसिकली एन क्या बताएगा, ये जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को अगर तुम्हें
समझना हो, इंटरप्रेट करना हो, तो कैसे इंटरप्रेट करोगे कि एन क्या बता रहा है, उस nth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू मौजूद है। एन क्या बता रहा है, शुरुआत से लेकर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ना, शुरुआत हमने करी होगी, फिर एन तक पहुंचे होंगे, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स आया होगा, एन उसको बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या बता रहा है, कॉमन डिफरेंस, कि कॉमन डिफरेंस तो थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। क्या, एन के ऊपर टी एच लगाए, हाँ हाँ, क्या मतलब, हाँ हाँ, मतलब सवाल में ऐसे नहीं लिखेगा, देखो सवाल में ऐसा नहीं लिखेगा कि nth की वैल्यू 3 है, मतलब बोलेगा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, nth क्या है, 3 है। समझ में आ रही ना बात। अगर मैंने बोल दिया कि थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो, थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब क्या है कि A3 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने बोला थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 का मतलब क्या है, जो थर्ड टर्म पे वैल्यू है उसको निकालना। A3 वाले केस में A3 क्या होगा, देखो nth तो तुम किसी को ही मान सकते हो, यही तो है फंडा। nth तो तुम किसी को भी मान सकते हो, वो डिपेंड करता है। देखो अभी बता रहा हूँ, इसलिए तो मैंने क्या बोलता है, एन क्या है, जनरल फॉर्मूला है, वो एक को नहीं बताता है, उसकी मदद से तुम कुछ भी निकाल सकते हो nth की मदद से। वो डिपेंड करता है तुम क्या निकालना चाहते हो। मैं इस वाले केस में मैंने इसको माना है an, मैं पीछे वाले को ही मान सकता था। वो सवाल में फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उस बात पे डिपेंड करता है। अगर मैं देखो इसको मैंने इसको माना है एन, तो इसको मैंने एन माना है, तो जो एन आएगा ना, वो इन सारी नंबर ऑफ टर्म्स को देगा, ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स देगा। कोई बोले मैं तो इसको नहीं मानूंगा एन, मैं तो जो पीछे जो होगा ना इससे हल्का वाला उसको मानूंगा एन, बिल्कुल ठीक है, तभी भी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन उस वाले केस में जो एन की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो इतने नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा, इतने, वो इसको छोड़ देगा, वो इसको छोड़ देगा, उसको क्या करेगा, छोड़ देगा। बात आ रही है समझ में। तो एन का फॉर्मूला तो ए प्लस एन माइनस वन डी, एन तुम किसी को ही मान सकते हो, लेकिन एन चेंज हो जाएगा, डी तो सेम रहेगा। बात देखो, एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। सीक्वेंस अगर शुरू हो रहा है तो फर्स्ट टर्म तो सबके लिए सेम होगा, तो ए तो सेम होगा, डी भी सेम होगा, एन तुमने मान लिया, तो उस पे एन चेंज हो जाएगा। अगर तुमने एन इसको मारा है तो एन कुछ और आएगा, और एन अगर तुम पीछे वाले को मान लोगे तो एन कुछ और आएगा। क्योंकि एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से शुरू होगी, फर्स्ट टर्म से शुरू होगी, और जिसको तुमने एन माना है वहां पे खत्म हो रही होगी, तो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स को देगा एन, एन, ठीक है। A3 के लिए पूछेगा तुमसे, हाँ फिर क्या चीज, A3 तो टर्म है, A3 पोजीशन नहीं, A3 टर्म है, पोजीशन तो 3 है। हाँ हाँ, ये ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कि A3 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जो थर्ड पोजीशन पे जो टर्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो A3 तो जो है पोजीशन को नहीं बताएगा, किसको बताएगा, टर्म को बताएगा, और टर्म हमेशा वैल्यू होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। और ये जो नंबर नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो पोजीशन बताता है, वो बताता है पोजीशन, ठीक है। A3 को हम लोग क्या ऐसे ही थर्ड टर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थर्ड टर्म है ना। तो तीसरे पोजीशन पे जो टर्म है उसको बेसिकली डिनोट कर रहा है A3। और भी कुछ इसमें पूछना है, कुछ अगर इसमें एन वेन में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, अच्छा सवाल में डाल दो, कोई बात। आगे ना समझ में, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। nth टर्म को लिखने का तरीका ही है एन, मैथमेटिकली। nth टर्म का मतलब क्या है, nth पोजीशन पे जो टर्म, और उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है, एन। तो nth टर्म बोलो क्या है, एन बोलो, दोनों एक ही बात है। एन क्या है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और nth क्या है, और nth टर्म क्या है, तुम लैंग्वेज में बोल रहे हो, बस ये फर्क है दोनों में, ठीक है। और बस एन बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना।
वो किसी पोजीशन को नहीं बताएगा। एक क्वेश्चन चलो लेता हूं मैं, देखो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, बोलने का मतलब ये हो सकता है कोई सा भी रियल नंबर। अभी जो हमने सॉल्व किया था पहला वाला सवाल, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना था, √2 था ना। देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिस्कस, थोड़ा सा और क्लियर होगा। क्या? हाँ हाँ, रियल नंबर को कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ये एपी है, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है एपी में है कि नहीं है? अब तो पहचान में आना चाहिए कि एपी में है कि नहीं, है ना? ये है कि नहीं एपी में? 95 लिखा हुआ है पहले। नहीं है एपी में? हम्म, क्यों नहीं है एपी में? कॉमन डिफरेंस निकालने आता है। ये कितना है, -3। ये कितना है, -3। ये कितना है, -3। कैसे निकालते हैं डिफरेंस? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म, है ना? अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, इस सीक्वेंस में जो सबसे, ये सीक्वेंस इन्फिनाइट है। याद है हमने इस सीक्वेंस को दो तरह के देखे थे, एक तो देखा था फाइनाइट और एक देखा था इन्फिनाइट। ये डॉट और डॉट लगाने का मतलब क्या है, इन्फिनाइट है, ठीक है। वरना इसमें लिख देता आखिरी टर्म, अगर ये फाइनाइट होता तो लिख देता आखिरी टर्म। तो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, इस सीक्वेंस में सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, उसकी वैल्यू बताओ मुझे, ठीक है? बताओ। क्या 90? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर पूछ रहा हूँ मैं, जो इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा होगा। 95 स्मॉलेस्ट है? तो सीक्वेंस कैसी जा रही है, पीछे जा रही है ये नेगेटिव तक जाएगी ये, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। हाँ, लिख देता हूँ मैं लैंग्वेज में। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच एग्जिस्ट इन दिस एपी, ठीक है? दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। एपी का फॉर्मूला बस एस एन और एन पे डिपेंड करता है, एन का तो हमने पढ़ लिया है, और एक और पढ़ेंगे एस एन का, बस। बाकी इसमें कॉमन सेंस लगता है पूरा। अगर तुम्हें ये क्लियर है कि एन किसे बोलते हैं, एनथ किसे बोलते हैं, वो क्लियर है, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा।
इसमें हाँ बिल्कुल, क्या हो गया? मतलब वो तुमसे कॉमन सेंस लगा के सोच रहा है कि तुम्हें क्या हो सकता है एन और एन। अच्छा, हमें इसमें निकालना क्या होगा? एन निकालना होगा कि एन निकालना होगा? एन निकालना होगा, ये तो क्लियर है ना? है ना? एन क्या बताता है? टर्म बताता है, और टर्म ही निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स पिछला क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, तो हमें एन निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब जो एन का फॉर्मूला पता है वो क्या होता है? एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। तो एन निकालने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए। ए तो पता है, डी भी पता है, एन नहीं पता है। ठीक है, हमें इस वाले सवाल में एन नहीं पता है। अगर एन पता लग जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? एन के हिसाब से। अगर एन हमने, अगर एन इन्फिनिटी पे ले गए तो नंबर ऑफ टर्म्स भी इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर एन को हमने कम ले आए तो नंबर ऑफ टर्म्स भी तो कम हो जाएगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया था? ये तो डिस्कस किया था हमने कि जो एन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एन पे डिपेंड करता है ना? दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर एन अगर हम ले गए बहुत इन्फिनिटी पे तो एन भी इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एन को हमने यहीं पे, जैसे मैंने पूछा कि अगर मैंने ये एन मान लिया तो एन कितना आएगा? 4, 1 2 3, सॉरी 3 आएगा। बात आ रही है ना समझ में? तो ऐसे एन इन्फिनाइट, इसमें इस पूरे सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव के जो आगे सीक्वेंस आ रहा होगा उससे कुछ मतलब ही नहीं है। हमें तो वहीं तक मतलब है ना। तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी, हमारे तो इन्फिनिट नहीं रही। बात समझ में आ रही है? तो एन किस पे डिपेंड करेगा वो तुम्हें सोचना पड़ेगा ऐसे। एन, हाँ, जो तुम एन लोगे उस पे एन डिपेंड करेगा। और वाइस वर्सा भी बोलना ठीक है, जिस पे जो तुम एन लोगे उस पे एन डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए कितना है? 95, डी कितना है? -3। ठीक है, पहले बात तो माइनस प्लस क्लियर होना चाहिए कि सवाल उसी पे है ये। अब देखो, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सही बोल दिया इसने। अरे इधर देखो, ए एन हमें निकालना है, ए एन को मैं 0 मान लेता हूँ। क्यों माना भी समझ में आ जाएगा। ए कितना है? 95 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? -3। तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू 95 -3n प्लस 3। तो यहाँ से 3n कितना आ जाएगा? 3n इक्वल्स टू 98, नहीं 98 आएगा। किसी को भी उधर ले जाओ, 3n इक्वल्स टू 98 आएगा। ठीक है, तो n के लिए कितनी हो जाएगी? 98/3। 98/3 कितना आएगा? 32 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आए। 32.6 मान लो, चलो 32.6 एन के लिए आ जाती है। एन की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट में क्यों आ रही है? क्योंकि इस सीक्वेंस में एन आता नहीं है, इसलिए एन की वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉइंट में आ रही है। एन क्या कभी पॉइंट में हो सकता है? मैंने क्या बताया था, एन क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे लेकिन एन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि एन की जो एन है ना, वो कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब इस सीक्वेंस में कभी 0 आएगा ही नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बात आ रही है समझ में?
तो मतलब देखो क्या आ रहा होगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जीरो हमने क्यों माना, भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक ये जीरो तक गया होगा। जो जीरो से पीछे वाली जो टर्म होंगी ना, वो 32 टर्म्स होंगी। ये कितना है, 32.6 है ये, ठीक है। तो मतलब ये देखो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से जा रहा है, 95, 95, 92, 89, 86, ऐसे जा रहा है। बीच में मान लेते हैं कुछ आया होगा, कुछ भी आया हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर एक है यहाँ पे जीरो, जो कि इस सीक्वेंस में नहीं आता, ठीक है। जीरो जब पुट कर रहे हैं तो इसमें एन के लिए कितनी आ जा रही है, 32 पॉइंट समथिंग आ जा रही है। मतलब कि 32 टर्म्स जो होंगी ना, वो जीरो से पीछे पीछे में आ गई होंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 टर्म्स होंगी, ठीक है। मतलब एन के लिए में लग गई पता, सवाल में क्या लग गई पता, 32, 0.6, 0.6 बेसिकली हमने क्या किया, हमने जीरो पुट करके, क्योंकि जीरो कैसा नंबर है, यही वैसा नंबर है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना। तो हमें क्या निकालना था कि हमें बेसिकली एन क्या निकालना था, हमें वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी जो कि क्या है, जीरो से कम कम में है ना। मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है ना, वो मिला के कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बना रही है, हमें वो निकालना था। तो हमने क्या किया, एन के लिए जीरो मान लिया, वहां से एन हमने निकाला, एन कुछ आया वहां से 32 पॉइंट समथिंग आया। फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जीरो जो है इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा होगा, है ना। लेकिन जो जीरो से जो छोटा नंबर होगा वो तो इस सीक्वेंस में आ रहा होगा, और वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स में आ रहा होगा, 32th। किस में आ रहा होगा, 32th में आ रहा होगा। वो बात आ रही है समझ में। मतलब जो जीरो से छोटा नंबर जो कि सीक्वेंस में आ रहा होगा, वो उसके उसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 32। ये समझ में आ रहा है ना, 32 के पीछे आ सकता है, 30, मतलब कि वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, सबसे छोटा पॉजिटिव सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर निकालना है। तो जीरो से जस्ट छोटा होना चाहिए ना, वन ही सीक्वेंस में आएगा। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, जीरो तो नहीं आएगा, है ना। वन को भी लेके कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वन को भी लेके कर सकते हैं। लेकिन जीरो हमने इसलिए लिया कि जीरो से बात क्लियर हो जाएगी, जैसे वन से भी हम करते हैं, तो वन से हमें ये लगता पता कि वन इस सीक्वेंस में आएगा कि नहीं आएगा, ये लग जाता पता। जैसे मान लेते हैं वन इस सीक्वेंस में आ जाता, तो आंसर क्या हो जाता, वन ही हो जाता, वन ही हो जाता ना आंसर। मान लेते हैं वन इस सीक्वेंस में नहीं आता, तो वन से छोटा में देखना पड़ता, फिर वन से भी कर सकते हैं थे। लेकिन वन से ज्यादा और पीछे नहीं जाएंगे, टू पे नहीं जाएंगे, समझ में आ रहा ना। फिर टू से लेके तो हमें यही पता लगेगा कि टू इस सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। मान लेते हैं टू इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा, तो लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि वन आ रहा हो और आंसर वन हो जाए, बात समझ में आ रही है ना। तो जीरो से लेके करेंगे हम लोग, या तो वन से लेके करेंगे। जीरो से कैलकुलेशन आसान हो गई, इसलिए जीरो से लेके किया, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। मतलब हमें क्या निकालना है, ए 32 निकालना है। जो 32th टर्म होगा वो इस सीक्वेंस में आ रहा होगा, और वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये 32 कितना हो जाएगा, ए प्लस 31D, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ए कितना है, 95 प्लस 31 इंटू -3, 31 इंटू -3, यहाँ से कितना आ जाएगा 95। ए 32 का फॉर्मूला ए प्लस 31D तो होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -93। तो ये कितना आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस जो चल रही है ना, वो ऐसे चल रही है, नहीं नहीं, टू टू माइनस करेंगे तो टू आएगा। एक मिनट एक मिनट, तो ये सीक्वेंस में टू आएगा, फिर टू के बाद -1 आ जाएगा, तो सबसे छोटा ये हुआ। हाँ, ए एन की वैल्यू जीरो पुट करिए, एन की जगह जीरो, एन की जगह जीरो पुट करेंगे, उसका मतलब क्या होगा, टर्म ही नहीं है, तो ए एन की वैल्यू उसमें कुछ आएगी ही नहीं। तो ए एन किसके, ए एन जो बराबर हो जाएगा किसके, ए के। हम्म, क्या ए एन, हाँ हाँ, तो एन की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, हमें वो टर्म मिलेगी जो कि जीरो, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है। अभी एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है एन का मतलब।
ये तो मैं समझा रहा हूँ इतने टाइम से। एन का मतलब होता है nth पोजीशन पे कौन सी टर्म है। हम्म, तो एन का मतलब क्या होता है, nth टर्म ही तो होता है। एन का मतलब nth टर्म ही तो है। और एन का मतलब क्या है, nth पोजीशन पे कौन सी टर्म है। तो एन की वैल्यू अगर 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, एन क्या देगा, एन वो वैल्यू देगा जो कि 5th पोजीशन पे है। अगर एन के लिए 9 पुट करेंगे तो एन क्या देगा, वो वैल्यू देगा जो कि 9th पोजीशन पे है, मतलब 9th टर्म की वैल्यू देगा। और ऐसे ही अगर यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे एन के लिए 32 पुट करेंगे तो एन क्या देगा, जो 32th टर्म होगा, जो 32th पोजीशन पे है वाली टर्म देगा। तो यहाँ पे वाली टर्म देगा। तो पहले हमने वो देखा कि जो जीरो से जस्ट जो पीछे जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो कि सीक्वेंस में आ रहा है उसके लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, हमने पहले ये देखा। क्योंकि उसके लिए अगर एन के लिए पता लग गया तो एन पुट करके उसके लिए एन की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने पहले एन निकाला ऐसे, फिर हमने निकाला एन। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ सवाल है लेकिन जो है ठीक है। हाँ, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ईपी। इसको छोड़ दो अभी, इसको भी मैं करवाऊंगा, इसका एक फॉर्मूला भी मैं लिखवाऊंगा। इस सवाल में देख लो कुछ और पूछ रहे हो तो। एन को लिया है, एन को जीरो लेके क्या मिलेगा। ए एन को जीरो लिया है, पूरे एन को, एन को जीरो मान लिया, उसका मतलब क्या होगा, जीरो नंबर ऑफ टर्म्स। हमने टर्म्स ही नहीं ली तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर कुछ लेंगे बेसिकली, वही तो मैंने बोला अभी कि ए एन जो होता है वो एन पे डिपेंड करता है और ये इस पे डिपेंड करता है। अगर तुम नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन की वैल्यू तुमने 5 ली तो ए एन क्या देगा, ए एन वो वैल्यू देगा जो कि 5th पोजीशन पे है। अगर तुमने एन के लिए 0 पुट किया तो ए एन तुम्हें क्या देगा, वो वैल्यू देगा जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है। 0 मतलब वही जहाँ से शुरू हो रही है सीक्वेंस, जहाँ से सीक्वेंस शुरू हो रही है, क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर तुमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये ए माइनस डी नहीं, 0 से भी पहली वाली दे देगा, 0 से भी मतलब 0 वाली बोल सकते हैं। पहले के पीछे क्या होगा, 0 होगा ना। सीक्वेंस में तो हम ऐसे मान रहे हैं कि दोनों तरफ चल रहा है सीक्वेंस, तो पहला 0 से भी पहली वाली से भी कम पीछे वाली दे देगा। तो एन अगर हम पुट करेंगे तो उस हिसाब से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स होते जाएगी। और ऐसे एन पुट करेंगे उसके हिसाब से एन की वैल्यू फिक्स होती जाएगी। अगर मैंने एन की वैल्यू मान लिया कि अगर मैंने कुछ पुट कर दिया और एन वहां से कुछ नंबर आ गया, तो इससे हम क्या समझेंगे कि पहली बात तो कि इस सीक्वेंस में ये वाला नंबर एग्जिस्ट करता है, और कितने बार में एग्जिस्ट करता है वो एन की वैल्यू बताएगा। अगर एन के लिए 5 है तो इसका नाम हम क्या समझेंगे कि 5th पोजीशन पे एन की ये वैल्यू आती है सीक्वेंस में। बात क्लियर है, समझ में आ गई है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, ये अब ये सवाल क्लियर है। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो थोड़ी सी और समझ में आ जाएगा ये सवाल। ये हमने एन को क्यों 0 माना है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा कि एन को 0 क्यों माना। एन को 0 मान के पहले ये तो ये चेक करना चाह रहे हैं कि 0 उसमें एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। अगर 0 एग्जिस्ट करता होगा तब तो सवाल बड़ा आसान हो जाएगा ना। अब वैसे अभी भी आसानी है, अगर 0 एग्जिस्ट करता होता तो क्या कैसे सॉल्व करते इसे, कितना आंसर आता, एन की वैल्यू तो आ जाती, लेकिन आंसर कैसे निकालते हैं। 0 से यहाँ पे 0 है, हम 0 से जस्ट पीछे पीछे वाली टर्म देख लेते हैं, लिखने आता है ना 0 से जस्ट पीछे वाली टर्म। 0 से जस्ट आगे वाली टर्म में क्या करते हैं, एपी में अगर आगे वाली टर्म निकालनी होती है तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं, पीछे वाली टर्म निकालनी होगी तो कॉमन डिफरेंस को घटाएंगे। तो 0 में से 3 माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना था, -3, -3 को माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जब सीक्वेंस में एबी के सीक्वेंस में आगे वाली टर्म निकालनी होती है तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं, और पीछे वाली टर्म को निकालनी होती है तो कॉमन डिफरेंस को माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं, जो टर्म है जिसके आगे पीछे निकालना है, हमें किसके पीछे निकालना है, 0 के पीछे निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। तो इस टर्म में हम लोग -3 क्या करेंगे,
हम इस जो माइनस डी जोड़ेंगे, माइनस डी है ना, देखो डी जोड़ना है या तो माइनस डी जोड़ना, दोनों एक ही बात, मतलब यहाँ से हमें ये टर्म निकालना है तो डी जोड़ेंगे, यहाँ से अगर ये टर्म निकालना है तो डी माइनस करेंगे, या तो इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि माइनस डी जोड़ेंगे, तो माइनस डी जोड़ेंगे, तो डी की वैल्यू -3 है, तो माइनस डी कितना हो जाएगा 3, तो 3 को जोड़ेंगे तो यार टर्म कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको जीरो माना, तो वहां से इनके लिए क्या है पॉइंट में आया, तो वहां से ये पता चला कि इसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, कि करता होता तो इनके लिए एक नेचुरल नंबर आता और एन की वैल्यू क्या बताता, पोजीशन बताता कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा होगा, मतलब एन की वैल्यू मान लो कि 41 आ जाता, तो वहां से हमें क्या पता लगता है कि 41th पोजीशन पे जीरो एग्जिस्ट करता है इस सीक्वेंस में। जीरो, हाँ नहीं, जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, नहीं जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो से जस्ट पहले वाला बताते हैं। हाँ हाँ, जीरो से जस्ट पहले वाला नंबर बताते हैं, वही तो है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या करता है, वही तो नंबर है जहाँ पे पॉजिटिव खत्म हो रहे हैं, वो खुद नहीं है पॉजिटिव लेकिन खत्म तो हो रहे हैं वहां पे, तो एन के लिए पॉइंट में आई, और उस एन के लिए पॉइंट में आने से हम लोग ये समझे कि 32 पॉइंट समथिंग आया, इसका हम ये समझे कि जो 32 टर्म्स जो होंगी, मतलब जो 32th पोजीशन जो होगा इस सीक्वेंस में वो जीरो के पीछे आ रहा होगा, मतलब जो 32th जो टर्म होगा इस सीक्वेंस में जीरो के पीछे आ रहा होगा, और जो 33th टर्म जो होगा वो जीरो के आगे आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना? इधर देखते ना एक मिनट, यहाँ पे 32 पॉइंट, यहाँ पे जीरो था, ये 32.6 आया, यहाँ से हम ये समझे जो 32th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस में वो जीरो के पीछे आ रहा होगा, और जो 33th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस में जीरो के आगे आ रहा होगा, और हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है जो कि जीरो से पीछे आ रहा हो, जस्ट पीछे आ रहा हो, पीछे तो बहुत सारे नंबर है, जस्ट पीछे, ये भी नंबर जो होगा वो भी जीरो के पीछे आ रहा होगा, ये भी नंबर होगा वो भी जीरो के पीछे आ रहा होगा, जस्ट पीछे वाला कौन सा, ये वाला, क्योंकि यही क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होगा, तो 32th जो टर्म है वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे ही इस वाले सवाल में मैं बहुत सारी चीजें निकाल सकता था, मैं ये भी तुमसे पूछ सकता था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नेगेटिव नंबर जो आ रहा होगा वो बताओ, टफ सवाल हो जाता वो, ये जी ये जो मैंने सीक्वेंस दिया ना, इसमें मैं तुमसे ये पूछ सकता था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर बताओ जो कि इस सीक्वेंस में आ रहा होगा। क्यों क्यों, क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है सीक्वेंस में, अगर सीक्वेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस तो हर जगह सेम होगा, हो जाएगा ये वाला सवाल क्या आगे, तो इसलिए तो कैलकुलेशन वाइज टफ है, कॉन्सेप्ट वाइज तो ऐसा ही है, सिमिलर सा है, कैलकुलेशन वाइज टफ है। चलो 3 डिजिट का छोड़ो, तुम 2 डिजिट का बता दो। हाँ, जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का, स्मॉलेस्ट बोलूँ कि नेगेटिव में, चलो नेगेटिव नंबर भूल ही दिया, मतलब कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर बताओ, नेगेटिव जो कि नेगेटिव है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ उसकी। हाँ, ये बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें जीरो मान लोगे, जीरो से भी हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन -10 मान लो ना, बात में आ रही ना, स्मॉलेस्ट में निकालना है तो -10 मान लेंगे इनको, अगर इनकी वैल्यू वहाँ से फ्रैक्शन आ गया, पॉइंट में आ गया, तो वहाँ से हमें ये पता लग जाएगी कि -10 उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर -10 के आसपास हम लोग क्या बना लेंगे, ये इस टाइप का जो है -10 के आसपास इस टाइप की एनालिसिस करेंगे, मान लेते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 37.5 आ जाता है, तो वहाँ से हम लोग क्या समझेंगे कि जो -10 के जो पीछे वाला जो टर्म होगा वो 37th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस में वो -10 के पीछे आ रहा होगा, और जो 38th टर्म जो होगा इस सीक्वेंस में वो -10 के आगे आ रहा होगा, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा, 38th टर्म इस सीक्वेंस का हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो मैं उस पर नहीं, मतलब मैं इसलिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू बोला था मैंने, मतलब जो -10 के आगे आ रहा होगा वही नंबर तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, तो ये हमारा 38th टर्म हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसका पूरा वो भी लिखवा सकता हूँ, प्रोसीजर की कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं, वो प्रोसीजर लिखवाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तुम्हें सवाल समझ में आ गया ना, वो प्रोसीजर लिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये सवाल एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है, 10th क्लास के बोर्ड में वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो एक दो बार एनसीईआरटी में भी तुम्हें मिलेगा शायद से इस टाइप के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में मिलेंगे या तो उसमें मिलेंगे, ऑप्शनल में मिलेंगे। ठीक है, बात आगे समझ में आई। इसी टाइप का सेम सवाल मैं करवाऊंगा जब सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, सम्मेशन पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना? बाकी सारे मतलब एन और एन में डिफरेंस पूरा क्लियर हो गया अब, कि एन से एन मिलता है ना, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एन क्या देता है, एन क्या देता है, डी क्या देता है, ए क्या देता है, ये सब बात क्लियर है ना? ठीक है, एक हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ और उसी पे एक सवाल दे रहा हूँ होमवर्क तुम्हें घर के लिए। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एपी? एन हमें बताता है कि nth पोजीशन पे कौन सी वैल्यू मौजूद है, कौन सी टर्म है, एन वो बताता है। और एन क्या बताता है कि जो एन उस सीक्वेंस में जो एन एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। पोजीशन क्या बता रहा है? एन तो टर्म बता रहा है। हाँ, nth पोजीशन पे जो है, हिंदी में लिख लो, लिखो कॉपी में, हिंदी में लिखो, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, एन लिखो और उसके आगे लिखो, ये वो टर्म बताता है जो nth पोजीशन पे है। इंग्लिश में लिख लेना है ना, मैसेज टेक्स्ट कर दो ना, वैसे लिख लिया एन के बारे में। ये वो टर्म बताता है जो कि nth पोजीशन पे है। और n लिखो, ये वो पोजीशन बताता है जिस पे nth टर्म एग्जिस्ट करता है उस सीक्वेंस में। n वो पोजीशन बताता है जिस पे nth टर्म एग्जिस्ट करता है उस सीक्वेंस में। पूरा क्लियर है? और ये तो बात क्लियर होनी चाहिए कि जो एन के फॉर्मूले में जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, अगर एन की वैल्यू जैसे फिक्स करेंगे तो उसके हिसाब से एन भी फिक्स हो जाएगा। अगर मैंने तुमसे पूछा इन्फिनिटी पे कौन सी टर्म्स होगी, मतलब एन इक्वल्स टू, मैंने जैसे वाला फॉर्मूला है एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, एन की वैल्यू मैंने 5 पुट करी, तो आपसे एन क्या बताएगा हमें, फिफ्थ पोजीशन में कौन सी टर्म होगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, सीक्वेंस में एन की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दिया, तो एन क्या बताएगा वहां से, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, उस सीक्वेंस में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। पहली बात तो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, कब आ रहा होगा, जब n एक नेचुरल नंबर होगा। अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो नहीं होगा, और अगर n की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो कौन सी पोजीशन बताएगा, वो कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, n हमेशा क्या हो जाएगा, पोजीशन, और nth टर्म और n क्या बताएगा, उस पोजीशन में कौन सी टर्म है। ठीक है, क्लियर है बात? और एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 20, और ये तो तुम लोगों को पता ही है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। एक प्रॉपर्टी देख लो, एक सवाल है तुम्हें मैं घर के लिए दूंगा। अगर 3 नंबर एपी में है, एबीसी 3 नंबर में है, तो एपी में है, अगर वो तो एपी में है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब कि बी माइनस ए सी माइनस बी के बराबर होगा, होगा ना। मतलब यहाँ से मैं बी को एक जगह लिख लेता हूँ, तो 2b कितना आ जाएगा, ए प्लस सी।
आ जाएगा ना, देखो इसको मैं इधर ले आया माइनस प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आया प्लस का हो जाएगा, तो 2b कितना आ जाएगा इक्वल टू a प्लस सी। और ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि अगर 3 नंबर कोई से भी एपी में है, तो बीच में जो नंबर लिखा हुआ है उसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, और जो कॉर्नर में नंबर नंबर लिखे हुए हैं उन दोनों को जोड़ दो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये रिजल्ट तुम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर 3 नंबर में एपी में 4 में है तो ऐसा नहीं होगा, 3 के लिए निकाला है हमने। बात क्लियर है? तो इस पे एक क्वेश्चन है, ये 3 नंबर एपी में एग्जिस्ट करते हैं, वो नहीं, एक्स की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ये 3 नंबर एपी में एग्जिस्ट करें। आगे सुन में वही तो निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट these numbers exist in AP। हम्म, हाँ हाँ हाँ, अगर एपी में है तभी लगा सकते हैं, अगर एपी में नहीं है तो नहीं लगा सकते। हमें वो वैल्यू बतानी है एक्स की ताकि ये नंबर एपी में एग्जिस्ट हो जाए। हम्म, हाँ तो अरे प्रॉपर्टी पे सवाल है, ये प्रॉपर्टी पे सवाल है, लग जाएगी। तुम एपी में मान लो और सॉल्व कर दो। वो तुम अब सब कुछ मैं बता दूंगा, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है मैंने। समझ में आ गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दीज नंबर्स एग्जिस्ट इन एपी। एक्स की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए नंबर्स एपी में आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी से। ठीक है, ऐसे कैसे? एक्स की वैल्यू पूछेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, एक्स के टर्म्स में कैसे आ जाएगा? मैंने इतना भी बता दिया कि ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे सवाल है। वैसे अगर तुम्हें कुछ और भी अगर दिमाग का लगाना हो, अगड़म तिगड़म, वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हाँ हाँ,